हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने बाकी चैप्टर्स कर लिए हैं। आज ये हमारा एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 2 है बेटा। एनसीईआरटी डीप लाइन में यदि आप पहले बार आए हैं यहाँ पे तो मैं बता दूं बेटा कि इसमें हम एनसीईआरटी के सारी इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में बातें करते हैं, समझते हैं। जो चीजें एनसीईआरटी में सीधे सीधे हमें नहीं समझ में आती लेकिन काम की है, उनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से हम देख रहे हैं कि कैसे एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विद प्रूफ बात करता हूं मैं, कोई भी बात हवा में नहीं बोल रहा हूं, हर एक चीज का प्रूफ आपके सामने रखता जा रहा हूं। तो आज के लेक्चर में भी ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्क के बारे में जान लिया था, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जान लिया था। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपको लेक्चर 1 भी देखना चाहिए, उसके बाद आप लेक्चर 2 में आए तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। और देखो यदि मैं बात करूं आज के इस लेक्चर की, तो हम पहले कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, समझेंगे एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट बातें दी हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या कहा है और उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर तरीके से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट बेटा, बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ऑफर चल रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि यार मेरे को कोई पूरा एक बैच चाहिए जो इस टाइम पे मेरे को अब से स्टार्ट हो लेकिन नीट से पहले प्रॉपर तरीके से डिटेल में सिलेबस पूरा करवा दे, तो बेटा आपके लिए मंथन 3.0 है। बहुत ही जबरदस्त बैच होने वाला है, क्योंकि हम यहां पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इवन हमने लगभग हमारे 3-4 महीने खराब कर दिए हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने खराब कर दिए तो अभी 8-9 महीने बचे हुए हैं जिसको अच्छे से यूटिलाइज करके हम नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके ऊपर बढ़िया ऑफर भी चल रहा है। ये बैच आपको मात्र 2499 के मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपको बहुत सारी बुक्स के पीडीएफ दिए जाएंगे, मॉड्यूल दिया जाएगा, डीपीपी दिए जाएंगे, वी बडीज है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे। मैं बताने लगूंगा तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा, इतने सारे फीचर्स हैं। आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं और आप चाहें तो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये अभी स्टार्ट हो रहा है, कल से, मतलब आज से, शायद मंडे से या कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इसके साथ आप एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं कॉम्बो पैक पे, और भी जबरदस्त ऑफर है। ये मात्र आपको 3299 में मिल जाएंगे दोनों चीजें, जिसमें आपके पास बैच भी होगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है एनवाईटीएस 2.0 वो आपके घर पे आएंगे। वो पूरा पैकेज जो है पेपर्स का वो आपके घर पे आएगा विद ओएमआर, जिससे आप नीट की फील्ड के साथ प्रैक्टिस यहां पे कर सकते हैं अपने घर बैठे। ठीक है। आप चाहें तो एनवाईटीएस को किसी सेंटर पे जाके भी दे सकते हैं, लेकिन आपके नियर बाई कोई सेंटर है तो ही आप वो सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप अपने घर पे ही टेस्ट मंगवाएं। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन देखो जरा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखो क्या है, फिर बताता हूं कि नीट में कैसा पूछा गया। तुम मुझे कंपेयर करके बताना क्या दोनों में सिमिलरिटी थी या नहीं। बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 3/2। यहां a हमें 5 दे रखा है। आगे बेटा ये जो अजीब सी चीज दिख रही है ना, इसके लिए परेशान मत हुआ करो, ये यूनिट है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सीधा a को रख देंगे 5, x की पावर 3/2। द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2। बोल रहा है कि 0 से 2 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स का नेट वर्क डन क्या होगा, ये बताओ। अब देखो ये एक प्रकार से वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये वेलोसिटी एक्स के फंक्शन में दिया है और हमें दो पोजीशन दी है, इनिशियल और फाइनल। तो क्या इनिशियल पोजीशन का यूज करके इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, फाइनल पोजीशन का यूज करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। यदि तुम्हारे को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, और यदि तुम्हें इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। और इसी से तो वर्क आएगा। वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। तो देखो इनिशियल एक्स इक्वल टू 0 है, वहां पर वेलोसिटी भी 0 होगी, इसमें रख दो। फाइनल एक्स इक्वल टू 2 है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 5 इंटू 2 की पावर 3/2। बेटा 3/2 का मतलब है 1.5, और 1.5 का मतलब एक तो पूरी पावर है, एक आधी पावर है। तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू ये आएगा 2√2, एक पूरी पावर एक आधी पावर। तो एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो है 10√2 है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, एम है 0.5। यार 0.5 को मैं 1/2 लिखूं, नाराज तो नहीं होगे। 0.5 आधा किलो, आधा किलो ऐसा लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, देखो कॉमन ले लिया हाफ एम, फाइनल का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर कितना आएगा 10√2 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा वर्क डन 1/4 इंटू ये आएगा 100 गुना 2, 4 25, 25 दूनी 50, 50 जूल वर्क किया होगा। 50 जूल हमारा आंसर आ गया। लो 50 जूल हमारा आंसर आ गया भाई, देखो 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 50 जूल हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। अब देखो नीट में कैसा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बदलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया, हल्का सा चेंज किया। ये देखो 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या बोला। बोल रहा है कि एक बॉडी है 3 किलो की, अंडर ए कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज, ए बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट फोर्स के साथ, विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर गिवन बाय द रिलेशन। ये देखो यहां डिस्प्लेसमेंट दे दिया टाइम का फंक्शन में, मास दिया है और हमने क्या पूछा, वर्क डन पूछा है 2 सेकंड में। मतलब यहां टाइम के फंक्शन में देकर के टाइम पर पूछा, यहां सीधा वेलोसिटी दे दिया एक्स के फंक्शन में और एक्स के करस्पॉन्डिंग पूछ लिया। जो मैंने यहां किया एज इट इज वहां करने वाला हूं, देख लो ये है। यहां देखो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 1/3 टी स्क्वायर, वो चाहता है कि तुम थोड़ा सा खुद सोल्व करो। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तुम खुद निकालो, उसने डायरेक्ट नहीं दिया, हो सकता है डायरेक्ट भी दे दे बट उसने डायरेक्ट नहीं दिया, यहां पे बोला खुद निकालो। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा ds/dt वेलोसिटी आएगा, तो ये आएगा 2t/3। ठीक है, वहां सीधा दिया था। अब बोला 2 सेकंड में, देखो t इक्वल टू 0 पर, वहां x इक्वल टू 0 पर निकाल दिया, t इक्वल टू 0 पर बताओ v क्या है। इसको इनिशियल बोलेंगे 0 आएगा, 0 रखोगे तो t इक्वल टू फाइनल कहां 2 सेकंड तक पूछा है, 2 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी 2 रख दो, 2 गुना 2/3 मतलब 4/3। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, वर्क डन पूछा है, वही सेम चीज। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। बताओ वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ मास कितना दे रखा है 3, वी फाइनल 4/3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आएगा हाफ इंटू 3 इंटू 16/9, 3 तिया 9, और ये आएगा 16, तो 2 8 16, 8/3 जूल। ये 8/3 जूल, 8/3 जूल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो यार तू खुद देख, यदि तेरे को पता है कि इस कंसेप्ट से हम वर्क डन निकाल सकते हैं सीधा वेलोसिटी का यूज करके, तो यहां भी तो वही किया है, बस छोटा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि तुम्हें इस बार वेलोसिटी सीधा नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी खुद से निकालनी है, इतना तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो सीधा उसी से क्वेश्चन बना, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन पहले से सोल्व किए हुए होंगे तो आसान हो जाएगा करना, आपके लिए पता रहेगा कि ये फिक्स करना है अपने को। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई, लेट्स ट्राई करो। प्रोजेक्टाइल में ऐसा क्वेश्चन पूछा अभी है, मैं लेके नहीं आया हूं, मैं वर्क पॉइंट के लेके आया हूं, इसलिए देखो बोल रहा है इन ए शॉर्ट पुट इवेंट
शॉटपुट मतलब कोई ऐसे फेंकते हैं ना, कोई चीज को ऐसे गोल गोल सा होता है, उसको फेंकते हैं ऐसे, वो वाला shot put event. An athlete throw the shot put of mass 10 kg with an initial speed of 1 meter per second at 45 degree from height 1.5, मतलब खुद की भी हाइट होगी 1.5 मीटर हाइट से एक पत्थर को फेंक रहा है। Assuming air resistance to be negligible, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 10 है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ शॉट पुट व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। देखो ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले भी देखा होगा, ये सिंपल है, यहां से किसी हाइट से यहां से इसको फेंक रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, तो यहां से जाकर के यहां गिरेगा, ठीक है। तो यहां फेंक रहा है 1 मीटर पर सेकंड से 45 पर। बोला है यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पूछा है। कैसे निकालें? तो देखो बेटा, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सोल्व करना बहुत बढ़िया। प्रोजेक्टाइल मत लगाओ, इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। तुम कहो कि सबका वर्क डन जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। अब इस पार्टिकल पे जब हवा में फेंक दिया तो कौन कौन लग रहा है? ग्रेविटी लग रही है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, नेग्लेक्ट करना है। तो एकमात्र ग्रेविटी लग रही है, उसका वर्क डन बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ, पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg नीचे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के डिस्प्लेसमेंट से mg वर्क करेगा नहीं, mg का वर्क सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे जाने से होता है। तो जब यहां से यहां आया तो वर्क डन हो जाएगा नीचे ही mg और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल का, तो नीचे ही फोर्स नीचे ही डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस का mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर रख दो। m कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 10 किलो, g कितना है 10, h कितना है 1.5। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है माइनस हाफ m कितना है 10 और इनिशियल वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 5 और ये आ गया 150 प्लस 5, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 155 जूल। 155 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आसान है, कुछ टफ नहीं है, कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है, एक सिंपल सी बात है। और देखो एक यहां से चीज सीखने को मिलती है कि तुम इस 45 का कुछ यूज नहीं कर रहे हो यहां तक पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी में। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगी कि तुमने कितने एंगल पे फेंका है। मतलब फाइनल स्पीड पार्टिकल की इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि तुमने किस एंगल पे इसको फेंका है। एक से ऊपर फेंको, एक से नीचे फेंको, एक से हॉरिजॉन्टल फेंको, एक से ऊपर किसी एंगल फेंको, एक से नीचे किसी एंगल फेंको, किधर भी फेंको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो 155 जूल आएगी, उसको एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो और आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहां भी अच्छी अच्छी बातें पूछ रहा है। ठीक है ना, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप बना के इसको इसमें से कोई एक चीज पूछ लेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 500 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, बोल रहा है कि बारिश जो है वो 500 मीटर ऊंचाई से गिर रही है, रेडियस 2 mm है। अच्छा, इट फॉल विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। जब बारिश की बूंद नीचे गिरती है तो वैसे पहले तो फ्री फॉल होना स्टार्ट करती है, जी एक्सेलरेशन से गिरती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड गेन करती है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगने लग जाता है, जो कि उसके मोशन के अपोजिट फोर्स लगाता है। तो नीचे तो mg, ऊपर विस्कस फोर्स, लेकिन इनिशियली विस्कस फोर्स कम होता है तो वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन रखती है, स्पीड बढ़ाने लगती है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी विस्कस फोर्स उतना ही बड़ा होता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि mg नीचे जो है उसको विस्कस फोर्स पूरा बैलेंस कर लेता है, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। उस मोमेंट के बाद वो जो ड्रॉप है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी या सैचुरेशन वेलोसिटी। ठीक है, और फिर लगातार उसी वेलोसिटी से गिरता रहेगा, इसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि 500 मीटर हाइट से
एक ड्रॉप गिर रही है 500 मीटर हाइट से। कितनी हाइट से? 500 मीटर हाइट से। यहां से एक ड्रॉप गिर रही है, ठीक है। बोल रहा है कि इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन अंटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट। बोल रहा है जब ये यहां से अपनी आधी हाइट पे आ जा रही है, यहां तक, मतलब 250 मीटर हाइट, आधा मतलब 500 का आधा 250, 250 मीटर हाइट पर आ जा रही है, तब इसकी बोल रहा है तब तक ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कर रही है। मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मतलब फिर बता रहा हूं बेटा, नीचे mg ऊपर विस्कस फोर्स। mg तो कांस्टेंट है लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो नेट फोर्स जो नीचे mg था इनिशियली, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। नेट फोर्स घटता जाएगा मतलब एक्सेलरेशन घटता जाएगा, इसलिए डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन चल रही है। यहां एक बात बताऊं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी घट रही होगी। नहीं, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है उससे वेलोसिटी बढ़ना घटना डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन किधर है उससे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी, चाहे एक्सेलरेशन घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, लेकिन नीचे होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन घट जरूर रहा है लेकिन लगातार नीचे है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहां जाके सैचुरेट हुई है। तो बहुत डीप मीनिंग है क्वेश्चन का, ठीक है, इसलिए वो उतना समझा रहा है। बोल रहा जब तक ये आधी हाइट पे नहीं आ जाता तब तक वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन चलता है। इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्पीड, जिसको टर्मिनल स्पीड बोलते हैं, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। इसके बाद यहां जो स्पीड है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है क्योंकि mg विस्कस फोर्स बैलेंस हो चुके हैं। बोला व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया इसने। इसने क्या किया, इसने सिर्फ हमें रेडियस दिया। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से इतना सब्जेक्टिव अप्रोच का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको क्या करेगा, देखो, वो कहेगा कि रेन ड्रॉप है जिसका मास दे देगा वो, लेट सपोज बोल देगा 2 ग्राम की ड्रॉप है, 1 ग्राम की ड्रॉप है, ऐसा दे देगा। यहां में दिया नहीं है, खुद से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे मास? बेटा मास निकालोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एग्जाम में जब तुम्हें क्वेश्चन देगा तो ये काम नहीं करना पड़ेगा, वो मास देगा। हाँ मास देगा वो, एग्जाम में थोड़ा सा अपडेट करके दे देगा। डेंसिटी कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 4/3 पाई, और रेडियस है 2 mm, जिसको मीटर में लिखेंगे 10⁻³ इसका क्यूब। सोल्व करके मास आ जाएगा, जो भी आएगा। हम पूरा इसकी कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे, हम कंसेप्ट को समझेंगे बस, वहां हमें दिया जाएगा, टेंशन मत लेना। तो पहला पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, WG इन फर्स्ट हाफ। तो देखो बेटा वर्क डन, नीचे mg और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा h/2, mg h/2 रख दो। m यहां से निकाल के रख दोगे, g पता है, h/2 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। मैं उसको सोल्व नहीं कर रहा हूं। दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग सेकेंड हाफ, मतलब नीचे वाला हाफ। बेटा ग्रेविटी का फोर्स क्या बदला? mg तो उतना ही है, हम g का वेरिएशन नहीं मान, g कांस्टेंट मान रहे हैं, तो mg तो अभी भी उतना ही है, और वो अभी भी नीचे ही चल रही है। कितना चलेगी? फिर h/2 चलेगी, तो अभी भी उतना होगा। तो पहले हाफ हो या दूसरा हाफ हो, ग्रेविटी का वर्क डन सेम। तो वही बोला व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव, सॉरी ये पहला था, ये व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ जर्नी। हो गया। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, बोला है व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। ग्रेविटी का वर्क डन नहीं पूछेगा, वो तो आसान सा काम है। वो पूछेगा तुमसे कि इस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा यदि फाइनल इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो हमें पता ही नहीं है कितना है, कांस्टेंट भी नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन उसका वर्क डन हमें निकालना है। तो हम फोर्स उसके वर्क डन के फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम लगाएंगे W all
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखना खेल, ओल में कौन कौन आएगा, ग्रेविटी आएगी और रेजिस्टिव फोर्स आएगा, एयर रेजिस्टेंस। दोनों मिलके फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। तो बताओ भाई, ग्रेविटी का वर्क डन तो कितना आ गया, mgh/2 mgh/2 mgh आ गया। एयर रेजिस्टेंस का हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास m आ गया मान लो, यहां से पता लग जाएगा। फाइनल होगी 10 का स्क्वायर और इनिशियल होगी 0, रेस्ट से गिरी थी। तो यहां से क्या मैं एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकाल सकता हूं, क्या आएगा, 10/100/2 50, 50m माइनस ये आएगा h 500, तो ये आएगा m इंटू 10 इंटू जी एच है 500, तो कितना आ गया 50m, और ये आएगा 5000m। ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आएगा, कितना आएगा 5000 में से 50,000, 4950m। m यहां से निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम सोच रहे हो सर इतना बड़ा निगेटिव, हाँ, जब एक पानी की बूंद जब ऊपर से गिरती है ना, तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट एयर रेजिस्टेंस खा जाता है, ऑलमोस्ट एयर रेजिस्टेंस खा जाता है। यदि वो नहीं होता ना बेटा, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही होती, तो फिर बारिश की बूंद नहीं, वो हमें लगती जैसे ऊपर से गोली दागी जा रही है, इतनी स्पीड से आ रही होती। शुक्र है कि एयर रेजिस्टेंस है, अदरवाइज बारिश आने पर ऊपर से बारिश में सलमान खान शाहरुख खान नहीं बनते, तुम बाहर खड़े हो गए ऐसे, फिर तो दड़ा ऐसे धम 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 खत्म, तबाही मच जाती। लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें निकालना आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। एयर रेजिस्टेंस का फोर्स हमें नहीं पता है, जब भी एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन पूछेगा ना बेटा, तो तुम इनडायरेक्ट तरीके से मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके निकालोगे। ठीक है, याद रख लो, दिमाग में बिठा लो इस बात। चलो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पे आते हैं, थोड़ी कहानी सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब इसमें कहानी थोड़ी सी ज्यादा ही बता रखी है, समझा रखा है पोटेंशियल एनर्जी को। हम लाइन बाय लाइन ना पढ़ के, मैंने पढ़ी है, अब मैं इसका सार बताता हूं, तुम्हें समझाता हूं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि जो पोटेंशियल वर्ड है ना, पोटेंशियल, ऐसे नहीं बोलते कई बार, यार तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम नीट निकाल सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। क्या मतलब हुआ पोटेंशियल, मतलब उस काम को करने की मतलब एक कैपेसिटी होगी एक प्रकार से, वहीं से पोटेंशियल वर्ड आया है। जिससे एक मास को जितना ज्यादा ऊपर ले जाओगे और ऊपर से गिराओगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल है, चीजों को तोड़ देगा, वो नीचे गिरेगा। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि ये कोई ऐसी एनर्जी है जो स्टोर्ड है, ऐसी एनर्जी है जो उसकी कैपेसिटी मतलब स्टोर्ड है उसके अंदर कहीं ना कहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट अपने अंदर कैसे स्टोर करेंगे? तो एक्चुअल में क्या होता है, जो फोर्स हम देखते हैं ना बेटा, जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगते हैं, उसमें फोर्स दो टाइप के नेचर के होते हैं। कुछ होते हैं कंजर्वेटिव नेचर और कुछ होते हैं नॉन कंजर्वेटिव नेचर के। कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स ऐसे होते हैं जो जब भी उनके अगेंस्ट वर्क किया जाता है, वो उस एनर्जी को, हमने वर्क किया मतलब हमने उसको एनर्जी दी, तो उसको वेस्ट नहीं करते, उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे एक स्प्रिंग है, उसको हमने जोर से वर्क करके एनर्जी देके उसको दबाया, तो उसने एनर्जी स्टोर कर ली, जैसे हम छोड़ेंगे वो वापस से ऐसे आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी दे देगी, उन ऑब्जेक्ट को मोशन दे देगी, तो वो वापस से एनर्जी आ रही है। लाइक सेम जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को एक मास को नीचे से ऐसे उठाया, ऊपर उठा के यहां रख लेके आए, इसने इसको स्टोर कर लिया, जैसे ही छोड़ेंगे ये वापस से काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, ये एनर्जी वापस से आ जाएगी इसके पास, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर हुई है ना। तो ऐसे फोर्स जो होते हैं जो स्टोर कर लेते हैं उनको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और उन्हीं के लिए डिफाइन होती है पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी स्टोर नहीं करते, लॉस कर देते हैं। जैसे फ्रिक्शन, तुम किसी चीज को घसीट के एक जगह से खींच के दूसरी जगह रख दो और छोड़ दो,
अब ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शन जब घसीट के लाए छोड़ दिया वापस चला गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, नहीं। तुम घसीट के ले जाते हो ना, तो वो सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस कर देता है, हीटअप हो जाता है वो ऑब्जेक्ट, तो वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो ये सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगी? कंजर्वेटिव के लिए। याद कर लो इन बातों को कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगी। दूसरा, ये बताने की कोशिश भी कर रहा था कि कैसे स्टोर करता है, कहां स्टोर करता है। तो एक्चुअल में कई टाइप की पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास हो सकती है। ये जो ऑब्जेक्ट है पोटेंशियल एनर्जी को, जो डिफरेंट जो मोलिक्यूल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, जो मोलिक्यूल्स हैं, उन मोलिक्यूल्स के रिलेटिव सेपरेशन, एक दूसरे से कितना दूर पे हैं और उनका ओरिएंटेशन क्या है, कई तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। जैसे चार्जेस की बात करूं तो दो चार्ज एक दूसरे के पास लाके रखे तो ये Q1 Q2 बाई आर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ऐसे मास में माइनस GM1 M2 बाई आर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और स्प्रिंग की मैं बात करूं, जैसे मोलिक्यूल्स पास आया तो स्टोर कर लेते हैं। ऐसे देखो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मतलब उनके मोलिक्यूल्स को पास पास ले आए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। एक रबर बॉल को जोर से दबाओगे, छोड़ते वापस से शेप में आने की कोशिश कर, तो ये सब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। वो ही सारी कहानी ये सिखा रहा है, बता रहा है। तो पूरा इसको पढ़ने के समझने के बजाय मैंने जो बताया है वो ध्यान रखो, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, मैं इनको यहां लिख देता हूं, आप भी चाहो तो एनसीईआरटी पे लिख सकते हो, ताकि कभी एनसीईआरटी पढ़ो तो ध्यान रहे। ये फॉर्मूला देखो, मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, तो ये मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, ये इसको फॉर्म में मत लिखो। एनसीईआरटी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को वी से यूज किया है, लेकिन एक्चुअल में वी से हम पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को नहीं। तो तुम ये याद रखो कि फोर्स जो होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना बेटा, वो होता है माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर, यदि आर का फंक्शन है तो। यदि एक्स का फंक्शन है, आर का नहीं, पोटेंशियल एक्स का फंक्शन है, तो डी यू बाई डी एक्स, ये होता है फोर्स, ठीक है। यू क्या है? यू है पोटेंशियल एनर्जी, यू है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐसा रिलेशन रखता है। इसको तुम बोलोगे निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन एक्स के साथ कैसा है, उसका जो कर्व होगा उसका स्लोप का निगेटिव, ये फोर्स होता है, ध्यान रखना है ये चीज। दूसरा ये तो हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो फोर्स कैसे निकालें। दूसरा तरीका होता है कि फोर्स दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये डी जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, वर्क डन। तो ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा निगेटिव ऑफ डब्ल्यू, किसका? उस कंजर्वेटिव फोर्स का, ये ध्यान रखना, उस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन का निगेटिव जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के का वर्क डन जो होगा उसका निगेटिव उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। आसान शब्दों में समझाता हूं, निगेटिव ऑफ डब्ल्यू को बोलते हैं वर्क अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे ग्रेविटी का एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा उसका निगेटिव का मतलब होता है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स सपोज ग्रेविटी ने प्लस का 10 जूल वर्क किया, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी -10 होगा। तो अगेंस्ट मतलब वर्क डन जो उस फोर्स का है उसका निगेटिव। तो यह बोला जा रहा है कि किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क जब करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। याद कर लो, वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, देन
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। मान लो कभी कंफ्यूज हो गए, नहीं याद रहा ये बात, तो कैसे याद कैसे करेंगे? हम क्या याद रखते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? कि जब एक m मास को ऊपर ले जाते हैं h हाइट पे, तो ग्रेविटी वर्क करती है निगेटिव। देखो mg नीचे ले जा रहे हैं ऊपर, निगेटिव वर्क करती है। ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव है, W निगेटिव है, तो एक निगेटिव और आगे है फॉर्मूले में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव है। किसी का भी चेंज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वो चीज बढ़ रही है। तो यदि तुम पार्टिकल को ऊपर ले जा रहे हो तो ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रही है, मतलब तुम जबरदस्ती उसको उस फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हो। mg नीचे लगाना चाह रहा है उसको, लेकिन तुम जबरदस्ती उसको ऊपर ले जा रहे हो, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हो। तो याद रखना, जब एक m मास को h हाइट ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती है। कितने से? mgh से। नीचे लाते हैं, घटने लग जाती है। कितने से? mgh से घट जाती है। ऊपर जाने पे बढ़ी, नीचे आने पे घटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। रेफरेंस के लिए हम ग्राउंड पर मान लेते हैं जीरो है। रेफरेंस हम कहीं भी जीरो ज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो ग्राउंड पे मान लो जीरो है, तो ग्राउंड से h ऊपर प्लस mgh, ग्राउंड से h नीचे गड्ढा खोद के अंदर गए तो माइनस mgh। वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसे ही बाकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। क्लियर? क्लियर है ये बातें? चलो, यही फॉर्मूले यहां बताने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी कहानी यही समझा रहा है, कोई अलग नई कहानी नहीं है। अब यहां पे बात आती है द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, मैं उसको समझाता हूं। यदि मान लो, यदि अब देखो ये थोड़ा सा टफ तरीके से समझाता है चीजों को, हम शॉर्ट में सिंपल सी बात याद रखेंगे। क्या? कि यदि कंजर्वेशन कब यूज करते हैं? जब कोई चीज का नुकसान ना हो, लॉस ना हो। यदि यार कोई ऑब्जेक्ट पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, तो अभी हमने कहा कि ये एनर्जी को खर्च करते हैं, उड़ा देते हैं, लॉस कर देते हैं। तब तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे नहीं। तो हम कंजर्वेशन वर्ड कब यूज करेंगे? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क ना करे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। लिख लो, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो है। याद करना, व्हेन W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ये कांस्टेंट होता है। सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को ही बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और वो कांस्टेंट होता है। मतलब वो सेम रहेगी, लॉस नहीं करेगी। इसको हम कई बार टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी, या टोटल एनर्जी। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो है उसका चेंज नहीं करेगा। कब? जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ना करे, मतलब फ्रिक्शन वगैरह ये ऐसी चीजें वर्क नहीं करें, तो उस केस में हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है? एक प्रकार से वर्क एनर्जी थ्योरम है। क्लास में इसको डिटेल डेराइव करवाते हैं, लेकिन फिर बताऊं बेटा, डेरिवेशन हमारे कोई काम का नहीं है। हमें ये रिजल्ट याद रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। जितना इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल रहेगी उतना ही फाइनल रहेगी। लॉसेज है नहीं इसमें, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स लॉस करता नहीं है, कोई भी वर्क उसके अगेंस्ट करोगे वो उसको स्टोर कर लेगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा भी रहा है कि जब एक पार्टिकल को किसी हाइट से रिलीज करते हैं, तो जब हवा में छोड़ दिया, एयर रेजिस्टेंस खत्म, नहीं मानो, नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहती है। होता क्या है, जब तुम यहां से छोड़ते हो तो काइनेटिक नहीं है इसके पास, जितनी भी है पोटेंशियल है। ग्राउंड पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तो यहां इस मूवमेंट पर काइनेटिक तो जीरो है, लेकिन इस मूवमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है।
जब फाइनली यहां पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgh के बराबर आएगी, पक्की बात है, mgh के बराबर आएगी, पक्की बात है। h ये कैपिटल h है भाई, h यहां क्या है, कैपिटल h, कैपिटल mgh, ठीक है। मतलब जितनी यहां पोटेंशियल थी सारी की सारी काइनेटिक में आ जाएगी। किसी h हाइट पर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो mg स्मॉल h होगी, स्मॉल h हाइट पर स्मॉल mgh होगी, टोटल तो अभी भी उतनी होगी, तो काइनेटिक कितनी रही होगी, टोटल तो mg कैपिटल H है, इसमें से mg स्मॉल h माइनस कर दो, वो काइनेटिक रहेगी। मतलब हम किसी भी हाइट पर काइनेटिक एनर्जी सीधा लिख सकते हैं तुरंत से, क्या, टोटल एनर्जी mgh है, इनिशियल तो जीरो काइनेटिक, सारी सारी पोटेंशियल, मतलब टोटल mgh है। तो जब वो नीचे आती जाएगी तो उसकी काइनेटिक बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल घटती जाएगी, काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल घट रही है, वो ऐसा वेरिएशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इसमें से याद रखनी है वो क्या है, देख लो। बोल रहा है ए फोर्स इज कंजर्वेटिव, कब कंजर्वेटिव होता है, इफ इट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम ए स्केलर क्वांटिटी बाय द रिलेशन, ये अरे ये रहा, मतलब फोर्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, माइनस डीवी बाई डी एक्स, मतलब अरे अभी जो रिलेशन था वही है, ये डिफाइन कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल एनर्जी उसके डेरिवेशन से, डिफरेंशिएशन से आती है, ठीक है ना। मच इंपॉर्टेंट की बात नहीं बोलूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब समझ में आना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, टर्म यूज करते हैं निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो बोला भी है इसने कि ये सब जो है अपने स्कोप से बाहर है, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इन जनरल क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन नहीं, हम ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन ये सब चीजें जब हायर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तब हम बात करते हैं, ये इस लेवल पे हम बात ही नहीं करते इसकी, ठीक है ना। एक्चुअल में हम क्लासेस में तो बता देते हैं, एक फोर्स का फॉर्मूला याद है, एक फोर्स का फॉर्मूला हम बताते हैं ऐसा कुछ, मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल एक्स वाई कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, याद है ये फॉर्मूला, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये स्पष्ट करिए कि इस बुक में सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन की बात करते हैं, पूरा आईजे के मतलब वेक्टर फॉर्म में हम डिटेल में बातें नहीं करते। लेकिन क्लास में थोड़ा सा बताया जाता है कि कहीं कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को एनर्जी को रिलेट कर रहा है, जो अभी हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव ऑफ चेंज, हमने पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डब्ल्यू, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। उसी चीज को अलग तरीके से लिखा है, डब्ल्यू को प्लस में ले आया, इसको इधर ले आया तो इनिशियल माइनस फाइनल हो गया। तो वो सब कहानी बता रहा है कि यदि हमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालो और उसका निगेटिव कर दो। वो हम फॉर्मूला देख चुके हैं, यहां पे हम ये फॉर्मूला बात कर चुके हैं, ये रहा कि वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालो और उसका क्या कर दो, निगेटिव कर दो। वहां से हम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब यहां बता रहे हैं। और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट कंजर्वेटिव। बोल रहा है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं तो ही हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करने चाहिए। कंजर्वेटिव कौन कौन से, लाइक ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो फोर्सेस होते हैं ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो अभी हम 11th क्लास के टॉपिक्स में बात करें तो हमारे पास या तो ग्रेविटी आएगी या स्प्रिंग। यदि सिर्फ ग्रेविटी और स्प्रिंग ही उस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये सॉरी कहानी है इसकी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो इस कंसेप्ट को
हम क्लास में अच्छे से डिटेल में समझते भी हैं, थोड़ा मैं समझा भी देता हूं जो एनसीईआरटी में है, जहां से अब सीधा एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल तो कभी भी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए देखो ये बोल रहा है कि ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। बोल रहा है कि एक m मास का पार्टिकल एक रस्सी से लटका हुआ है जिसकी लेंथ l है। इट इज इंपार्टेड ए वेलोसिटी v नोट एट द लोएस्ट पॉइंट। यहां पे v नोट वेलोसिटी हमने लोएस्ट पॉइंट पे दे दिया, सच दैट इट कंप्लीट ए सेमी सर्कुलर ट्रिजेक्टरी, मतलब आधा सर्कल चल के आ गया। ऑब्वियस सी बात है, यदि ये आधा सर्कल चल के आ गया तो आगे का आधा तो ये चल ही लेगा। क्यों? क्योंकि यदि आधा चल के यहां आया है तो पहली बात तो ये यहां रेस्ट पे नहीं आ सकता, यहां रेस्ट पे आके आधा सर्कल नहीं चल सकता। यदि यहां रेस्ट पे आना होता तो ये इससे पहले ही सर्कल छोड़ चुका होता, याद रखना। यहां आके मतलब यहां से यहां तक सर्कल में चले रस्सी और यहां सर्कल छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। कारण एक्चुअल में यदि तुम इसको सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं दोगे ना तो ये ऐसा होगा, यहां से यहां किसी एंगल तक जाएगा और उसके बाद गिर जाएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पहले कांटेक्ट छूट जाएगा। यदि इसका इस आधे में कांटेक्ट नहीं छूटा है मतलब कांटेक्ट नहीं छूटेगा, कभी भी याद रखना, ठीक है। यदि पहले आधे में नहीं छूटा है तो बाद के आधे में भी नहीं छूटेगा, वो प्रॉपर पूरा सर्कल करेगा। तो बोल रहा है कि इतना मिनिमम दिया कि जस्ट यहां पहुंच गया। अब देखो बोल भी रहा है वर्टिकल प्लेन विद स्ट्रिंग बिकम स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। तुमको सर रस्सी तो ढीली पड़ गई, जस्ट ढीली पड़ी है सी पॉइंट पर, मतलब सी पॉइंट पर जाकर के टेंशन क्या हुई है, जीरो हुई है, ठीक है ना। ऐसा करने के लिए देखो पूरा डेरिवेशन मैं यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें समझाई जाती हैं अच्छे से। हम यहां पे जो रिजल्ट याद रखते हैं फाइनली वो क्या है कि यहां यदि तुम्हें मिनिमम वेलोसिटी की बात पूछी जाए कम से कम, तो रस्सी के केस में ये √5 GR आता है, √5 GR याद रखना चाहिए। और यहां पर जो मिनिमम है v मिनिमम जो है वो √GR आता है। बेटा √GR एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो कि यहां पर होनी चाहिए, नहीं हुई तो ये यहां तक पहुंच ही नहीं सकता, पहले ही रास्ते में सर्कल छोड़ चुका होगा। यदि तुम चाहते हो यहां तक सर्कल में चल के आए तो यहां पे वेलोसिटी √GR होनी ही होनी चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे इससे कम स्पीड दोगे तो ये यहां तक नहीं पहुंचेगा, पक्की बात है। पहले ही कहीं रास्ता सर्कल छोड़ चुका होगा, सर्कुलर मोशन को, यहां नहीं आएगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर यहां पहुंचाना ही तो है, यहां रेस्ट पे कर दो। हमारी मर्जी नहीं चलती, यहां रेस्ट पे आ ही नहीं सकता, वो पहले ही सर्कल छोड़ देगा। यदि यहां पहुंचा है तो √GR वेलोसिटी होनी ही चाहिए, अदरवाइज वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो बोला कि बताओ डिफरेंट पोजीशन, जैसे यहां पर वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा याद रखना यहां पर वेलोसिटी होती है √3GR। इसको कैसे याद रखते हैं, याद रखने का तरीका बताता हूं। यहां जो वेलोसिटी है √5GR, तो रूट के अंदर 5GR लिखा है, तो जब R ऊपर जाओगे तो रूट के अंदर 5GR में से 2GR कम कर दो। रूट के अंदर जब भी हम R ऊपर जाते हैं तो √2GR कम कर देते हैं, रूट के अंदर 2GR कम, √2GR कम नहीं, रूट के अंदर 2GR कम। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसमें 2GR कम करो, तो 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा। फिर और ऊपर इतना ही गया R, तो फिर रूट के अंदर 2GR कम कर दो, तो रूट के अंदर 2GR कम करोगे तो √GR। जब नीचे आएगा तो यहां पर फिर √5GR, ठीक है, फिर 3GR, 5 नहीं, यहां 3 था, 3GR। जितना यहां उतना वहां। इसको निकालने का तरीका बताता हूं, कैसे कम क्यों करते हैं, निकालने का तरीका बताता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। ये क्या कहता है, जब यहां से यहां जा रहा है बिटवीन A to B, मैं निकाल के दिखाता हूं प्रॉपर। यदि तुम्हें आता है तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ा लो, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं कि जहां तुम्हें लगे कि ये कंसेप्ट मेरे को अच्छे से आता है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, आप वहां से स्किप करके आगे बढ़ो। यदि तुम्हें लगता है कि नहीं ये मैं यहां से कुछ अच्छा सीख सकता हूं तो आप रुको और उसको अच्छे से समझो। वीडियो में पूरे में ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सारे हमें करने हैं यहां से। तो A से B में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है,
ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो पक्का काइनेटिक एनर्जी में क्या रहा होगा, लॉस। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहती है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है। तो यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी, यदि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक घट रही होगी। तो जब ऊपर जाता है तो पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है ऊपर जाने पर। तो कितना ऊपर गया, यहां से यहां आर के बराबर, मैं इस रेडियस बोल देता हूं, अभी लेंथ की जगह मैं क्या बोल रहा हूं, रेडियस बोल रहा हूं इसको, ठीक है। तो आर के बराबर ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा mgr, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m, लॉस, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, u इनिशियल का स्क्वायर माइनस u फाइनल का स्क्वायर, m से m चला गया, ये 2gr, ये आएगा u इनिशियल का स्क्वायर 5gr, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इसको u नहीं इसको v बोलेंगे, ठीक है, इसको v बोलेंगे वेलोसिटी, तो vb का स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा, vb स्क्वायर इधर आएगा। तो देखो ये लिखा हुआ है 5gr था, इसमें से माइनस कर दिया 2gr, इसमें से माइनस कर दिया 2gr, और ये vb स्क्वायर है तो vb आ जाएगा इसका रूट। तो वही मैंने कहा था कि रूट के अंदर जो लिखा था उसमें 2gr कम कर देंगे, तो बता कितना आ जाएगा, √3gr। इसको याद कर सकता है ना भाई, कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसमें 2gr क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यदि ये चीजें याद हैं तो क्वेश्चन जो पूछा था नीट में, वो एक क्वेश्चन में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, लेकिन अभी हम सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हम एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं तो हम उसी पे स्टिक रहेंगे। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा था, बोला व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a bob of mass m must enter in vertical circle of radius so this complete the circle। जिसने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन किया होगा तो ये पक्का ये कंसेप्ट सीखा होगा। तो देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल का है, ऐसा एज इट इज ये क्वेश्चन बना दिया कि बताओ कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करने के लिए इसको मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मस्ट एंटर इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस सो दैट कंप्लीट द वर्टिकल लूप, तो आंसर आ जाएगा √5gr, ये लो √5gr, ठीक है ना। अब मे बी ये कंसेप्ट एक कॉमन कंसेप्ट है, हम पूरा समझते हैं, लेकिन देख लो एनसीईआरटी में दे रखा है और वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, है एनसीईआरटी का एग्जांपल से ही क्वेश्चन है, एज इट इज वही चीज, √5gr यहां बात पूरा कर रहा था और √5gr यहां पे, ठीक है। चल और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे पर मैं नहीं लेके आया हूं क्योंकि हम इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं, इसलिए नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ए bob of a pendulum is released from horizontal position। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेंडुलम है जिसके पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर दिया, u = 0 से रिलीज कर दिया। If length of pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrive at the lowest point given that it dissipate 5% of its initial energy against air resistance। यहां से रिलीज कर दिया तो यहां से यहां तक आते आते 5% एनर्जी लॉस कर देता है। लेकिन यार एक चीज देखा, इसने बोला कि इनिशियल एनर्जी का 5%, इसके पास इनिशियली तो एनर्जी थी नहीं, रेस्ट पे था, क्या सच में इसके पास एनर्जी नहीं थी पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है जिसमें कुछ परसेंट लॉस दे रखा हो। एक पूछा था नीट में, उसमें वो किसी हाइट से पानी को गिरा रहा था और कुछ परसेंट एनर्जी लॉस हो रही थी, लेकिन इसने पेंडुलम के थ्रू, तो कंसेप्ट वही है लेकिन पूछा भी पानी के फॉर्म में था, कभी पेंडुलम के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, इसके पास यहां जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
इनिशियल सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है। कितना? मैं इस लेवल पे जीरो मान रहा हूं, अब इस लेवल पे, ठीक है ना। हमने कहा लॉस है, तो सीधा लिखूं मैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh नीचे आया तो लॉस हुआ कितना? mgh। m कितना है भाई? m कितना है भाई? पता नहीं दिया, m मान लेते हैं, mgh है। तो इसमें से गेन इन काइनेटिक एनर्जी इतना ही होगा, गेन इतना ही होना चाहिए था, तो गेन काइनेटिक एनर्जी में mgh होना चाहिए। लेकिन ये है एक प्रकार से एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल, ऐसा लिख देता हूं इसको। देखो थोड़ा सा वर्ड्स चूज करने में थोड़ा सोचना होगा। एक्चुअल में इसके पास एनर्जी है, हमें नहीं दिख रही है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये हाइट पे था, तो यहां इसके पास mgh एनर्जी है जो यहां नहीं रही। यहां mgh एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में जो यहां नहीं रही, कहां गई? या तो खर्च हो गई या काइनेटिक में है। तो एक्चुअल में एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल हमें mgh मिल रही है, जिसमें से आउट ऑफ दिस 5% तो लॉस हो गई, तो बची कितनी? रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग बचा 95%। किसका? mgh का। 95% ऑफ mgh मतलब 0.95 mgh बचा, 0.95 mgh बचा। भाई mgh पहले पोटेंशियल थी जो सारी की सारी खत्म हो गई, वो एनर्जी कहां गई? 5% तो खा गया एयर रेजिस्टेंस, बाकी का 95% ये मतलब परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0.95 mgh काइनेटिक में है। तो लिख दो हाफ mv² इज इक्वल टू 0.95 mgh। m से m कैंसिल, v आ जाएगा, ये आएगा 9 दूनी 18, 90, 1.9, ठीक है। g आ जाएगा 10 इंटू h कितना था? 1.5 मीटर। देख मास काम ही नहीं आया, और इसका रूट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। 2 इंटू ये हो गया 1.9, g हो गया 10, h हो गया 1.5, इसका रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हाँ सीधा भी आ सकता है। देख मैं कहूंगा डाटा भी चेंज ना हो, ऐसा बहुत क्वेश्चन में हुआ, डाटा भी चेंज हो आ गया, लेकिन कभी लॉस को 5 की जगह 10 कर देगा, कभी 5 की जगह 20 कर देगा, कभी कहेगा लॉस ही नहीं हुआ, तब तो सीधा mgh आ जाएगा हाफ mv² के इक्वल। तो यदि लॉस भी हो तो हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो पेंडुलम से गिराए। अभी मैं क्वेश्चन लाया नहीं, पानी वाला तो आया हुआ क्वेश्चन, आप देखना पीवाई की, पानी वाला तो आया हुआ है कि इतनी हाइट से पानी को गिराया, इतना % लॉस हो गया, बताओ स्पीड कितना होगी, ये तो आया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सीधा पेंडुलम का भी कभी भी आ सकता है, अदरवाइज किसी हाइट से बॉल को भी गिरा सकता है, सेम ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, चलो आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इसको ट्राई करो बेटा। देखो क्वेश्चन को सीरियस लेना पड़ेगा भाई। देखो अब ऐसा मत समझना, अब पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो तो आ चुका है, वो क्या काम का। तो बता दू बेटा, एक क्वेश्चन 3 बार भी पूछा हुआ है, मैंने दिखाया था तुम्हें लास्ट लेक्चर में। और कई बार कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर जो आया ही नहीं है अभी तक वो क्या काम का। बेटा जो क्वेश्चन कभी तक नहीं आया होता है तो कभी भी आ सकता है, तो याद रखना हर क्वेश्चन काम का है, हर क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। यही देखो स्टेटमेंट वाले चल रहे हैं, इनमें से बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट या इनकरेक्ट, जो भी पूछ लेगा ऐसा पूछ लेगा। तो हमें करेक्ट पूछा इसमें, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और ये पूछा क्या पूछा हुआ है, पहला स्टेटमेंट देख के मुझे याद आ रहा, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। हाँ पढ़ते हैं पहले क्या बोल रहा है। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है
तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है? जब पॉजिटिव वर्क करेगा कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन उल्टा होता है। तो पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, निगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एमजीएच का एग्जांपल ले लो, जब एक ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती है, एमजी नीचे डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी घटती है। पॉजिटिव वर्क घटी, ऊपर लेके गए, ग्रेविटी नीचे जा रहा है ऊपर, निगेटिव वर्क, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो उल्टा होता है, याद रखना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, डिक्रीज। जो नीट में पूछा है वो क्या है, देखो क्वेश्चन ये रहा, 2011 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, देखो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, बताओ कब इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी? जब कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क करे, कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क करे, ठीक है। बोल रहा है कि इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, और क्या चाहिए? अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव। दूसरा बोला नॉन कंजर्वेटिव, तो गलत ही हो गया, नॉन कंजर्वेटिव की तो बात ही नहीं है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव की तो बात ही नहीं है। तो यदि वर्क डन, देखो बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखना जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, कब करना होता है? जैसे ग्रेविटी से बताऊं, एमजी नीचे ग्रेविटी, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कब करोगे? तुम खुद सोचो, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है। यदि हम नीचे किसी चीज को खींच रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कहां हुआ? ग्रेविटी तो चाहती है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब हम ग्रेविटी से समझेंगे चीजों को, कंजर्वेटिव फोर्स को और कुछ मतलब, जब भी कंजर्वेटिव की बात करें ग्रेविटी दिमाग में लाओ। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना चाहता है बाय सिस्टम, सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना, मतलब ग्रेविटी चाहती है नीचे लाना, हम ऊपर धक्का दे, ये तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। उसी चीज को मोल्ड करके पूछा हुआ, ठीक है। वहां बोला कि फोर्स वर्क कर रहा है, यहां बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, वहां बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तो कंजर्वेटिव फोर्स पे निगेटिव वर्क, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा। तो थोड़ा सा दिमाग तो हमें लगाना पड़ता है। चलो और अगला स्टेटमेंट देखते हैं। वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, स्पष्ट याद रख ले, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स की डिफाइंड है। लेकिन हां, यदि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, मतलब निगेटिव वर्क कर रहा है फ्रिक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा होगा। किसमें लॉस हो रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। The rate of change of total momentum of many particle system is proportional to, ये तो कुछ सुना सुना नहीं लग रहा, rate of change of momentum dp by dt न्यूटन सेकेंड लॉ is proportional to the external force, बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल फोर्स, सम ऑफ इंटरनल फोर्स तो जीरो हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वही उसका मोमेंटम चेंज करेगा, इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। इन एन इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, ये कोलिजन का क्वेश्चन कोलिजन के बाद समझ में आएगा, अभी हमने कोलिजन नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा हुआ है तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया है तो, वैसे तो पढ़ा ही हुआ होगा तुमने तो, लेकिन यहां भी हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, पर बात कर लेते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, लॉस हो जाती है कुछ, लेकिन क्या कांस्टेंट रहता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। द क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर टोटल काइनेटिक एनर्जी, नो टोटल, हाँ टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज चेंज हो जाती है, टोटल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज लॉस हो सकती है, क्या चेंज नहीं होता है? टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लॉस मैं उस केस में मान लेता हूं
जब जैसे नॉइज हो गया, इस टाइप की चीजें हो गई, यदि वो सब इग्नोर कर दोगे तो फिर हीट लॉस हो गया, कुछ भी लॉस हो सकता है। या डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी तो कह रहे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के अंदर ही रह जाती है, लेकिन कुछ एनर्जी लॉस हीट लॉस में या फिर नॉइज में, इनमें चली जाती है। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता, ड्यूरिंग द कोलिजन भी नहीं होता, आफ्टर द कोलिजन भी वही होता है, बिफोर द कोलिजन भी वही होता है। या हम इस मतलब एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोलिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको किसी भी तरीके से ट्रू फॉल्स में या कैसे भी अरेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये देखना थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से दिखा के चीजों को समझा के पूछता है। तो क्या समझा रहा है देखो, बोल रहा है टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। बोल रहा है कि ऐसा करते हैं कि जो गाड़ी बनाते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ियों को कितना कोलिजन में लॉस वगैरह सब चीजें मेजर करने के लिए सिमुलेशन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, गाड़ी के आगे स्प्रिंग लगा देते हैं, अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट की, गाड़ी के बनावट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो मेजर करते हैं। तो अब ये सब तो कहानी थी, क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, बोल रहा है कंसीडर ए टिपिकल सिमुलेशन विद ए कार ऑफ मास 1,000 kg। बस यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि एक 1000 kg की कार है, एक 1000 kg की क्या है, कार है, 1000 kg की कार, इसके आगे स्प्रिंग लगी हुई है। नहीं नहीं नहीं, कार मूविंग विद स्पीड इतना, स्मूथ रोड कोलाइड विद हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग और अच्छा ये है, ये 1000 किलो की कार, 1000 kg, कितने से चल रही है, 18 किलोमीटर पर आवर से। ओके, ये टकरा रही है, स्मूथ रोड पे चल रही थी, टकरा रही है किससे, कोलाइड विद हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस। ऐसे कोई दीवार पे हमने एक स्प्रिंग लगा दी और ये उससे जाके टकरा रही। स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है कितना, स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है k इज इक्वल टू 5.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन मीटर। तो बोला होगा ये गार जाएगी, जाके टकराएगी, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इस किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड बदलो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ये कार स्मूथ ट्रैक पे जा रही है, जाके स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है और ये रुक जा रही है। तो एक्चुअल में इस कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो गई और वो कहां चली गई, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो इनिशियल है सारी लॉस हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अभी आईबी का फॉर्मूला याद रखना, यू स्प्रिंग जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर ये होता है, अभी आएगा। ठीक है ना, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के आएगा 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स स्क्वायर। क्या यहां से एक्स निकाल सकते हैं, क्या यहां से एक्स निकाल सकते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देख लो। अब एक बात बताऊं, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ दिखाऊं, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या था, एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, आगे स्प्रिंग लगा रखी है, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है इस क्वेश्चन में। देखते, ये देखो 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक, बोल रहा है कि आधा किलो का मास है, कार नहीं दिया इसने, मास दिया 0.5 kg, जिसकी स्पीड भी दे रखी है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे चल रहा है और स्प्रिंग से टकरा गया, स्प्रिंग का कांस्टेंट के दे रखा है, बोला मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, बता सेम है या नहीं, बता सेम है या नहीं। वो ही सेम इसमें करना है, हाफ एम वी स्क्वायर सारा का सारा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जल्दी सोल्व कर, आंसर कमेंट में लिख।
जल्दी सोल्व कर, आंसर कमेंट में लिख और बता कि क्या सेम है या नहीं। यार डाटा ही तो छोटा छोटा चेंज तो करेगा ना यार, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जिटिव डाटा के साथ दे देगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसने डाटा तो चेंज किया है लेकिन कंसेप्ट में इतना सा भी चेंज नहीं, छोटा सा भी चेंज नहीं, ठीक है, क्लियर। आ जा, इस क्वेश्चंस पे आने से पहले थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी की थ्योरी को और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला ये क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, ठीक है। स्प्रिंग का मैं बता रहा था ना, स्प्रिंग का ये रहा बेटा, स्प्रिंग की भी वही सारी कहानी बता रहा है कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, अपनी ओरिजिनल लेंथ में रहना चाहती है, तो हम स्प्रिंग को जबरदस्ती कंप्रेस करते हैं, तो हम स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जो वर्क हम स्प्रिंग के अगेंस्ट कर रहे होते हैं वो सारा सारा उसमें कहां हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहां से काम का फॉर्मूला आता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि ये है बेटा चेंज इन पोटेंशियल, ये याद कर लो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ भी याद होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। और याद रखना ये फॉर्मूला वैलिड है जब नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जीरो अज्यूम किया है, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जीरो अज्यूम किया है। तो यहां से कुछ चीजें ध्यान रखना बेटा, डब्ल्यू स्प्रिंग, देखो हमारे जो हम जिस फॉर्म में पढ़ते हैं उसी फॉर्म में याद रखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना। अभी हमने देखा था निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, मतलब माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस अंदर भेज दो, माइनस ऑफ पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आएगा हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इनिशियल एक्स इनिशियल फाइनल एक्स फाइनल, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का वर्क डन यही होता है, देखो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। इसको आसान शब्दों में पता है कैसे याद रखते हैं, स्प्रिंग का वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में, ऐसे सोचो दो चीजें होती है, एक होता है स्प्रिंग का वर्क डन, एक होता है स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन। याद रखना स्प्रिंग का वर्क डन और स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन दोनों एक दूसरे के निगेटिव है। यदि स्प्रिंग के अगेंस्ट 10 जूल वर्क किया गया है तो स्प्रिंग का वर्क डन माइनस 10 जूल होता है, ठीक है ना। तो अगेंस्ट वर्ड निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्प्रिंग का वर्क डन ये है, यदि हम वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग लिखेंगे तो इसका माइनस हट जाएगा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है वो एक्चुअल में हमने स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क किया है। सेम ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, स्प्रिंग के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखने चाहिए। ये ग्राफ है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेकिन यहां नहीं, हम उनको एसएचएम में बात करेंगे। यहां ग्राफ दे रखा है, एक स्प्रिंग ब्लॉक के ओसिलेशन का ग्राफ दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और इसकी मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होता है। इसके क्वेश्चंस ओसिलेशन में देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे अपन, ठीक है। ये ग्राफ हमें दे रखे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट मानते हुए। फिर ये क्वेश्चन था जो अभी हमने सोल्व किया है, वही क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम सोल्व कर ही चुके हैं। फिर इसी को आगे और थोड़ा बता रहा है, लेकिन मैंने इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ये बोल रहा है कि इसी क्वेश्चन में जब हमने अभी किया था ना, गाड़ी कंप्रेस कर रही है और वो वाला, बोला इसमें फ्रिक्शन हो, तो यदि ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा तो जब गाड़ी आगे मूव कर रही होगी तो फ्रिक्शन भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इस बार नॉन कंजर्वेटिव भी वर्क करने लग जाएगा।
तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगाएंगे, उस केस में फ्रिक्शन का भी वर्क, फिर हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, W all इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन का वर्क लिखेंगे, तो काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनती है, उसका रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है, ऐसा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट ये नहीं नजर आ रहा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। जेई के बच्चे हो तो आपको ये वाला पार्ट भी करना चाहिए, नीट के लिए नॉट नेसेसरी। ठीक है, पावर आगे बढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस पे वापस से आते हैं। ठीक है, आज अब देखो कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, और वो देखो नीट में उसको कैसे मोल्ड करके पूछे हुए हैं वो भी बात करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, 5.3 है, मतलब बैक एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समय दो, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन समझ के उसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो पॉज करें, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ के सोल्व कर पा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। करो भाई, चलो मैं करता हूं, कर लिया होगा हो सकता है आपने, या नहीं किया तो आप समझना। देखो बोल रहा है कि डायग्राम दे रखी है, डायग्राम 4 डायग्राम दे रखे हैं, 5111 जो डायग्राम वो 4 डायग्राम। एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ डायमेंशन, मतलब एक्स के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ दे रखा है, अलग अलग केस में, अलग अलग केस में। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय ए क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं वाई एक्सिस को। इसकी टोटल एनर्जी इतना है, इसकी टोटल एनर्जी इतना है, इसकी टोटल एनर्जी इतना है, इसकी टोटल एनर्जी इतना, क्रॉस से बता रखा है। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन, यदि कोई है, इफ एनी, इन विच पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर गिवन एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल के पास 2 एनर्जी होती है मैकेनिकल मोशन में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये 2 एनर्जी होती है। इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी जो बोला। तो ये जो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है ना, ई, ये ई है बेटा, ये ई है टोटल एनर्जी, वो तुम्हें दे रखा है। इस केस में टोटल एनर्जी इतना है, इस केस में इतना है, इस केस में इतना है, इस केस में इतना है। ध्यान से देखो, हर केस में टोटल एनर्जी पॉजिटिव है। देखो इसके ऊपर है, टोटल एनर्जी हर केस में क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब ये टोटल एनर्जी 2 चीजों से मिलकर बनी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। इसमें जो ये काइनेटिक वाला पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कुछ भी रख सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कभी निगेटिव आ ही नहीं सकती, याद रखना। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा। क्या सारे डायग्राम में टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव दे रखी है। अब देखो, तुम ही बताओ, यदि तुम बात करो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, और तुम इनको घटा बढ़ा रहे हो, तो तुम ही बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को चेंज करोगे। अब एक काम करो, कम करते जाओ, इसको तो तुम कम से कम क्या कर सकते हो, 0। ये कांस्टेंट चीज है, ये 2 चीजों का सम कांस्टेंट। देखना, काइनेटिक और पोटेंशियल 2 चीजों का सम क्या है, कांस्टेंट है। एक घटाओगे दूसरी बढ़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक घटाओगे दूसरी बढ़ेगी, काइनेटिक घटाते जाओ, काइनेटिक को मिनिमम क्या कर सकते हो, कम से कम काइनेटिक क्या कर सकते हो। जब तुम इसको मिनिमम करोगे उस समय इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा या नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो है ना, दैट कैन बी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस इक्वेशन से कहो, काइनेटिक को 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, मतलब E। ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल E के बराबर हो सकता है, याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो। 2 चीजों का सम एक कांस्टेंट है, 2 चीजों का सम एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि हर पार्ट में दे रखी है।
इन दो चीजों में से एक चीज कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो कम से कम वो चीज क्या हो सकती है? कम से कम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो एक को जब कम से कम करोगे तो दूसरे की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, मतलब पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा, इसको तो 0 कर दो कम से कम, पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा कितना? टोटल एनर्जी के बराबर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना डीप मीनिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहां देखो, टोटल एनर्जी है इतना, इससे ज्यादा होगी, इधर 0 है, तो ये रीजन गलत है, ये चलेगा। तो यहां x की वैल्यू, यहां x की वैल्यू लेस देन a पॉसिबल है, x की वैल्यू ग्रेटर देन a नॉट पॉसिबल, क्योंकि a से बड़े के लिए पोटेंशियल टोटल से भी ज्यादा चलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। टोटल से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा टोटल के बराबर हो सकती है। यहां देखो, इस रीजन में ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल से ज्यादा चलेगी। हमने कहा टोटल से ज्यादा नहीं जा सकती, पोटेंशियल की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू टोटल के बराबर हो सकती है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इस रीजन में पार्टिकल कहां कहां हो सकता है? एक्स इन बिटवीन हो सकता है ए से बी, ये तो पॉसिबल है। एक्स लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन बी नॉट पॉसिबल। इसमें देख, ये पॉसिबल है क्या? देखो टोटल, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी सारी टोटल ज्यादा है, सारी ज्यादा है, नॉट पॉसिबल, कहीं पॉसिबल नहीं। इसमें तो टोटल एनर्जी ये है, इससे ज्यादा ही पोटेंशियल हमेशा, मतलब ये यहां तो हो ही नहीं सकता, पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें बात करें, टोटल है ये, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये पॉसिबल है। तो यहां कहां कहां पार्टिकल हो सकता है? -b/2 से उधर हो सकता है, -a/2 से +a/2 में हो सकता है, और b/2 से इधर हो सकता है। कहां नहीं हो सकता? इस रीजन में और इस रीजन में नहीं हो सकता। ऐसा इतना डीप मीनिंग का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, और किसी दिन वो फंसाना चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन में फंसा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फंसा सकता है। डायग्राम में समझ ही नहीं पड़ेगा क्या करना है, तो करना कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान। एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती, कम चल जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये नोट करके कहीं भी लिख लेना। तुम सोचोगे सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना आता, इतना ये लो 2013 का क्वेश्चन बोल रहा है, ए पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E इज मूविंग इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन U, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन व्हेन। देखो वही जो उस क्वेश्चन का सार है ना, वही पूछ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकती है। तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर हो सकती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्स के फंक्शन में, वो हमेशा ई से क्या होनी चाहिए? छोटी, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर चल सकती है, ज्यादा से ज्यादा। तो यू एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू ई। जिसने इस कंसेप्ट को समझा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, बाकी को तो हवा ही नहीं लगेगी। क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। पोटेंशियल एनर्जी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ई से कम ही रहेगी, मतलब ई के बराबर हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ज्यादा ई हो सकती है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी ई से क्या रहेगी? कम रहेगी। याद रखना, ठीक है? लिख लेना नोट करके कहीं भी ये बात। एक क्वेश्चन और देखो, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, तैयार कर रखा है, किसी ना किसी साल पूछने के लिए। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस।
मैंने एसएचएम के क्वेश्चन चेक नहीं किए, क्या पता पूछा हुआ भी हो। मैंने एसएचएम के क्वेश्चन चेक नहीं किए, वहां पूछा हुआ भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। अरे स्प्रिंग की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। के इज फोर्स कांस्टेंट 0.5 दे रखा है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व दिखा रखा है, ये रहा भाई, ठीक है। सो दैट ए पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज x इक्वल टू +-2। अब ये तो प्रूव करवा रहा है, वहां प्रूव करने का नहीं आएगा, वहां आएगा फाइंड आउट अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पार्टिकल कैन मूव, कि x की वैल्यू ज्यादा पार्टिकल कहां तक जा सकता है। तो देखो उस केस में क्या होगा, वही कंसेप्ट सेम, हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं जा सकती, बराबर रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब हाफ के इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर टोटल एनर्जी। इसकी टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, दे रही रहा, पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, हाफ के कितना है 1/2, 0.5 मतलब 1/2, आधा। एक्स मैक्सिमम निकालना है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू +-2। बोल आ गया नहीं आ गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको ये कंसेप्ट ही नहीं आता वो इस क्वेश्चन को कहां से सोल्व करेगा। जो एनसीईआरटी डीप लाइंस के लेक्चर देखेगा ही नहीं, वो जिंदगी में ऐसे कंसेप्ट देखेगा ही नहीं, और उसका क्वेश्चन होगा ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, ठीक है ना। तो इग्नोर नहीं करना है चीजों को, समझो एक एक चीज को। और यदि सच में आज तुमने कुछ नया सीखा है ना, तो कमेंट जरूर लिख के जाना इस बात। यदि सच में तूने एक बात, अब बहुत अच्छी बात दिमाग में तेरे बैठी है, सीखी है ना, तो एक बार कमेंट में जरूर बता अभी, ताकि मैंने सर हाँ आज मैंने ये बात मैंने सीखी यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चल एक क्वेश्चन ये कर देख, एक क्वेश्चन ये कर, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छा है, सोल्व कर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सोल्व कर इसको। द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन, at whose expense is the heat energy required for burning obtained the rocket or atmosphere। एक्चुअल में ये सिर्फ लिखने वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं हर सारे सबके कंसेप्ट को। पहला बोल रहा है कि जब हम रॉकेट जब एटमॉस्फेयर से चलता है तो फ्रिक्शन के कारण कई बार हो जाता है आग लग जाती है, तो बोला है कि कौन है जो उस पर आग लगा रहा है, किसका खर्च होता है। तो एक्चुअल में आग लगने के पीछे होता है एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन। जब कोई चीज इधर मूव कर रही होती है तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स अपोजिट में लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, निगेटिव वर्क करता है। निगेटिव वर्क करने का मतलब है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस जो निगेटिव वर्क कर रहा है, इसका मतलब हम बोलते हैं कि वो एनर्जी का लॉस कर रहा है। किस फॉर्म में, वो एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो भी एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो रही है और उसके हीट में कन्वर्ट होती जा रही है, और ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एयर रेजिस्टेंस जो एटमॉस्फेयर है वो, ठीक है। तो रॉकेट की एनर्जी खर्च हो रही है, एटमॉस्फेयर खर्च कर रहा है, ठीक है, और उससे वो बर्न हो जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, कोमेट मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कोमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कोमेट्स वेलोसिटी इन जनरल। हाँ, yet the work done by gravitational force over every complete orbit of the comet is zero। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या होता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब पार्टिकल चलता है सन के अबाउट, तो वो कभी पास होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, धीरे धीरे आता है यहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है,
फिर वापस काइनेटिक बढ़ती है। तो एक्चुअल में किसी भी मूवमेंट पे देखोगे ना, पार्टिकल का फोर्स और उसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होते, यहां परपेंडिकुलर है, लेकिन बाकी किसी पोजीशन पे देखोगे तो इसकी वेलोसिटी और ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब कभी एंगल 90 से कम होता है, कभी 90 से ज्यादा होता है, तो कभी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, कभी उसकी एनर्जी घटेगी, क्योंकि ग्रेविटी जो है, वो जो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग अलग वर्क करेगा। लेकिन पूरे रोटेशन में आधे मोशन के दौरान, मतलब कुछ समय ऐसा होगा जब एंगल 90 से कम होगा तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, लेकिन बाकी समय जब एंगल 90 से ज्यादा स्पीड घट रही होती है और वो वापस घूम के यहां आता है, तो टोटल वर्क डन उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में क्या होता है? जीरो। तो टोटल वर्क डन जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, इसलिए वो वापस से वहीं पे उसी से वो आ जाता है। तो नेट वर्क डन जीरो होगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। An artificial satellite orbiting the Earth in very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance. सही बात है। However small. Why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the Earth? देखो भाई, ये बोल रहा है ये अर्थ है, यदि सैटेलाइट लगातार घूम रही है तो एटमोस्फेयर में, एक हल्के से एटमोस्फेयर में घूम रही है, तो एयर रेजिस्टेंस इसकी स्पीड को डाउन कर रहा होता है, धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो बोल रहा है यार एक बात बताओ, यदि घटने लग जाती है तो जब ये नीचे गिरता है तब तो वो स्पीड बढ़ती है, तब तो इतना स्पीड हो जाती है कि आगे लग जाती है। ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस है। जब ये यहां घूम रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज उसमें मेंटेन है। तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो वर्क कर रहा है निगेटिव, वो उसकी एनर्जी को कम कर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है, स्पीड घट रही है। लेकिन जब ये नीचे गिरता है, एयर रेजिस्टेंस अभी भी निगेटिव वर्क कर रहा है, वो काइनेटिक को घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तेजी से घटती है। जब वो नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाती है। अब वो घटी हुई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी कहां जाएगी? वो काइनेटिक को बढ़ाती है। एयर रेजिस्टेंस काइनेटिक घटा रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो घट के काइनेटिक को ज्यादा सप्लाई कर रही है, ले और ले और ले और ले, पोटेंशियल एनर्जी घटे जा रही है, काइनेटिक बढ़ जाएगी। एयर रेजिस्टेंस कितना लॉस कर पाएगा? इसलिए उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन जब चक्कर लगा रही है तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही होती है। ठीक है, इसलिए डी वाला पढ़ो। द मैन वॉक 2 मीटर कैरिंग ए मास 15 kg ऑन इट्स हैंड। 15 किलो मास उठाया और 2 मीटर आगे चल के गया। ठीक है, ये आदमी 15 किलो मास उठा के 2 मीटर आगे चल रहा है। दूसरे केस में ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। दूसरे केस में रस्सी पकड़ के ऐसे खींच रहा है 15 किलो को, जिसमें ब्लॉक ऊपर आ रहा है। अच्छा, द रोप गोज ओवर द पुली एंड मास 15 kg। ठीक है, इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर? ये आदमी किस केस में ज्यादा वर्क करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब 15 किलो को लेके इधर जा रहा है तो mg नीचे था, तो आदमी ने ऊपर फोर्स लगाया होगा, और चल रहा है इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ आदमी के द्वारा ब्लॉक पे, और चल रहा है हॉरिजॉन्टल में 90 डिग्री पर, कोई वर्क डन नहीं होगा। जब हम एक सूटकेस को सर पे रख के ऐसे चलते हैं तो वर्क डन बाय मैन जीरो होता है। लेकिन इस केस में हम जब रस्सी को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं तो हम फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे, पार्टिकल पे नहीं लगा रहे, किस पे लगा रहे हैं? रस्सी पे। किधर? ऐसे आगे की तरफ, और चल भी किधर रहे हैं? आगे। तो फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, वर्क डन होगा, इस बार होगा। और इसी के चलते इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई वर्क ही नहीं किया, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन ये ऊपर आता जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। कहां से बढ़ी? किसने बढ़ाया? इस आदमी ने वर्क किया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ी क्योंकि इस आदमी ने कोई वर्क नहीं किया। देख रहे हो? तो आदमी का वर्क इसमें ज्यादा होगा, और वो वर्क सीधा सीधा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक काम करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देता हूं।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और आंसर कमेंट में लिखिएगा। अभी ट्राई करके जाओ, आंसर सारे कमेंट्स में लिखो, बताओ, डिस्कस करो कमेंट्स में। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, वाद विवाद आपस में करके देखो। ये होमवर्क में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का डेप्थ के साथ वेरिएशन, दिमाग लगाओ बहुत। देखो कुछ डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए। डायग्राम बनाओ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सोल्व करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ है, ये ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। मतलब कुछ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप दिमाग लगा के सोल्व करो, ठीक है, आप दिमाग लगा के सोल्व करो। ओके, ये भी और ये भी, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने। और आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो जरूर इस वीडियो पे एक कमेंट छोड़ के जाएं, लाइक करके जाएं। ओके ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।